हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायरर्स कंपटीशन क्लासेस। अभी हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। पिछली वीडियोस में हमने मोलैरिटी, मोल कॉन्सेप्ट, मोल फ्रैक्शन, ये सब चीजों को हमने अच्छे से कवर अप कर लिया है। और हमने टॉपिक्स को तो देख ही लिया, हमने कॉन्सेप्चुअल चीजों को तो देख ही लिया, हमने साथ ही साथ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल को भी वहां पर सॉल्व कर लिया है। तो आज हम उसी स्टेप में उसी एक सफर पर आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो आज हमारा लेक्चर है वो होगा सॉल्यूशन का ही लेक्चर नंबर 4, क्लास 12 का है ये। और आज जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होगा उसमें हम यहाँ पर दो चीजें देखने वाले हैं। एक तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है, और दूसरा हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पर एक लॉ निकल के आता है जो कि हेनरी साहब ने दिया था। वो लॉ क्या कहता है? हेनरी का लॉ। ठीक है, ये स्लाइड आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, मैं छोटा हो जाता हूं इसलिए। तो दो चीजें हमारे पास है, एक आता है सॉल्युबिलिटी और दूसरा आता है हमारे पास हेनरी का लॉ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास सबसे पहली जो हेडिंग आती है वो आती है कि सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास जो होती है वो ये बोलती है स्लाइड हमसे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, जो किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी होती है, एक एक पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए, इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी क्या कहती है? अगर हम सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट एक सॉल्वेंट के अंदर, हमारे पास एक सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट के अंदर किसी भी सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो हम उसके अंदर ऐड कर सकते हो उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। देखिए क्या लिखा हुआ है, solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent। और ये डिपेंड किस चीज पर करता है? उसकी solubility, उसके अंदर उसका घुलना मिलना किस चीज पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करेगा, यहां देखिए हमारे पास, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये डिपेंड इस बात पर करेगा कि सॉल्यूट का नेचर कौन सा है, मतलब कैसा है, और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, साथ ही साथ वहां टेम्परेचर कैसा है, वहां प्रेशर कैसा है। देखिए अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो मजबूरी में कई बार घुलना मिलना पड़ जाता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, हम करते हैं ना कई बार, जैसे हमने पानी लिया, पानी के अंदर हमने चीनी डाल दी और उसको फिर गर्म कर दिया, बॉईल कर दिया। जब हमने उसको बॉईल किया तो तेजी से वहां पर जो शुगर है वो मिक्स हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर का भी बड़ा भारी इफेक्ट रहता है इन सब चीजों में, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मिलना पड़ता है। तो सॉल्युबिलिटी, ये हमारे पास क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। पहली हेडिंग हमारे पास है कि हम सॉल्युबिलिटी सॉलिड लिक्विड में कैसे मिलता है ये देखने जा रहे हैं। यहां पर पहला पॉइंट क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। ऐसा देखा गया है, हमारे पास क्या है? इट इज ऑब्जर्व्ड दैट पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्यूट कहां डिसॉल्व होते हैं? पोलर सॉल्वेंट में। पोलर का मतलब क्या हुआ? ऐसे कंपाउंड जो पोल्स में टूट जाते हो। पोल्स मतलब जो जिनकी दो अलग अलग डायरेक्शन हो जाती हो, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, दो अलग अलग डायरेक्शन हो जाती हो। जैसे अगर मैं यहां पर एग्जांपल लूं, हमारे पास है HCl, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यहां पर क्या बनेगा? H पॉजिटिव और Cl निगेटिव। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का पूरा वो प्रोसेस है, क्या वहां से जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन एक ले लेता है अंदर स्टेबल होने के लिए, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ देता है। तो इसमें ये क्या बोला गया यहां पर कि सोलर सॉल्यूट डिसॉल्व, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। मतलब जो जैसा होता है वो वैसों के साथ जाकर मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब पोलर नॉन पोलर मिलने लगेगा। सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व्ड रेडिली इन वाटर। जैसे कि हमने क्या देखा कि सोडियम क्लोराइड रेडिली पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। सोडियम क्लोराइड भी पोलर नेचर का है और पानी भी पोलर नेचर का है। इफ बोथ आर ऑफ सेम नेचर तो वे क्या होते हैं? आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं। अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर सिमिलर इन टू। अगर दो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमारे पास एक ये कोई मॉलिक्यूल है
और दूसरा ये कोई मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल हमने नाम दे दिया इसको ए और ये नाम दे दिया हमने बी। दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन, ये दो मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन होगा उसको हम बोलते हैं इंटर। पता होगा इंटर का मीनिंग होता है, इंटर का मीनिंग क्या होता है? इन बिटवीन। इंटर का मीनिंग क्या है? इन बिटवीन। और इंट्रा का मीनिंग होता है विद इन। यहां पर याद रख सकते हैं ये वाली चीज, अगर कहीं इंट्रा लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसका मतलब होता है विद इन, उसके अंदर, और इंटर का मतलब होता है बिटवीन, बीच में। तो यहां पर हमें ये क्लियर हो गई है चीज कि दो मॉलिक्यूल के बीच की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके बिहाफ पर डिपेंड करेगा कि वो किस सॉल्यूट डिसॉल्व किस तरीके से किसमें कितना होना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट ये बड़ा ही पसंद है मुझे केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के दो चीजें बड़ी पसंद है, एक तो यही लाइक डिसॉल्व लाइक, और एक थर्मोडायनेमिक्स में क्लास 11 में केमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ वो कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, कभी क्रिएट नहीं होती, हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने हमने पढ़ाई कर ली, हमने या क्योंकि हम ये बेसिकली हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। हमने अपना कोई भी वक्त अगर कहीं पर लगा दिया है, अगर हम स्टडी में लगा रहे हैं, एजुकेशन में लगा रहे हैं, कुछ चीजों को सीखने में लगा रहे हैं, तो वो बेकार नहीं जाता कुछ भी, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में हमारे लिए यूजफुल जरूर होता है। क्योंकि एक चीज याद रखना हमेशा, हम या तो जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं, हम हारते कभी नहीं। समझ में आ रही नहीं? हम या तो जीतते हैं या हम सीखते हैं, हम हारते कभी नहीं है। इसलिए केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लॉ है बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बड़ा ही प्यारा लॉ है और बहुत मतलब एक रियलिटी देता है वो लाइफ की, एनर्जी कैन निदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमेशा ट्रांसफर होती है या ट्रांसफॉर्म होती है। और एक केमिस्ट्री का ये लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात बहुत छोटी सी है लेकिन ये बड़ा ही बेसिक चीजें सिखा के जाता है लाइफ की, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होगा वो वैसों के साथ मिल जाता है, जो जैसा होगा वो वैसे के साथ मिल जाता है। ऐसा नहीं होगा कि तुम पानी के अंदर पेट्रोल को मिला दो। अच्छा इंसान अच्छे लोगों के साथ मिल जाता है, बुरा इंसान बुरे लोगों के साथ मिल जाता है। जिस इंसान की जैसे के साथ ट्यूनिंग होगी या ट्यूनिंग सेट बैठेगी या फ्रीक्वेंसी सेट बैठेगी, मतलब वो वैसा ही है। मीन्स लाइक डिसॉल्व लाइक। तुम अगर पढ़ने वाले हो तुम्हारी दोस्ती पढ़ने वाले लोगों से होगी, तुम अगर पढ़ने में थोड़ा सा लापरवाही बरतते हो तो वैसे लोगों से होगी। ऐसा मत समझना कि कोई भी ऐसा होता है कि पढ़ने वाला ये पढ़ने वाला नहीं है, इसका दिमाग अच्छा उसका दिमाग अच्छा नहीं है। भाई सबके पास इक्वल वेट का ब्रेन है, सबके पास इक्वल फंक्शन है बॉडी के, बस यह है कि हमें उसको यूटिलाइज कैसे करना है। वो हम कई बार करने में थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं बदतमीजी, लेकिन सबके पास ब्रेन इक्वल होता है, सब इक्वल वे में कर सकते हैं, बट थोड़ा सा हमें समझ के आगे बढ़ना होगा। और इसीलिए इस लॉ को बड़ा ध्यान रखना है कि ये लॉ क्या कहता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वैसे के साथ मिल जाता है। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट के साथ मिल जाता है, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ मिल जाता है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। क्या बोला गया यहाँ पर? द सॉल्युबिलिटी of a solid in a liquid is significantly affected by temperature changes। जो हमारे पास हमने अभी बात कर रहे हैं कि solubility of solid in a liquid वो significantly affected होती है टेम्परेचर के चेंज से। कहते हैं ना जब मौसम बदलता है, जब गर्मी बदलती है तो इफेक्ट पड़ जाता है चीजों पर, कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये पढ़ के आ रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 1 में, क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन इफ डिसॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज। एक मिनट, द सॉल्युबिलिटी, अगर प्रोसेस हमारे पास कैसा होगा एंडोथर्मिक, द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। देखो एंडोथर्मिक का मतलब क्या है और सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वहां कैसे बढ़ जाती है, देख लो इधर। एंडोथर्मिक का मीनिंग क्या, यहां पे ऐसे याद रखना है, एंडो
एंडो का मीनिंग होता है अंदर, ऐसे याद रखना है, एंडो मतलब अंदर। और थर्मिक का मीन्स क्या होता है, हमें हमेशा मतलब कितना चीजें हम याद रखेंगे, हमें वर्ड से ही चीजों को क्लियर कर देनी है। थर्मिक से मेनली हमेशा ये मानो कि बस टेम्परेचर की बात हो रही है। अगर टेम्परेचर मतलब गर्मी या ठंड, हम मतलब टेम्परेचर का मेजरमेंट, तो मेनली यहां पर यह है कि अगर टेम्परेचर एंड मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक है, और एंडो का मतलब क्या है, एंडो का मीनिंग होता है अंदर। अगर ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हीट अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ कि हीट अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, एंडो मतलब अंदर, टेम्परेचर मतलब गर्मी हम कह सकते हैं पर बेसिकली हीट, अगर वो अंदर एब्जॉर्ब हो रही है तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। और जब किसी सॉल्यूशन के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही हो तो वो सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है वो तो डेफिनेटली बढ़ने वाली है, क्योंकि अंदर गर्मी बढ़ी, जब अंदर गर्मी बढ़ी तो उसकी इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ी, और हमने बाहर से टेम्परेचर और बढ़ा दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ने पर हीट और ज्यादा अंदर एब्जॉर्ब होगी, तो सॉल्युबिलिटी और तेजी से बढ़ जाती है। यहां पर यही लिखा हुआ है, देखो फिर से एक बार और, इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इफ दिस सॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। और अगर वो एक्सोथर्म मतलब क्या हुआ, एंडोथर्मिक वाले केस में, एंडोथर्मिक वाले केस में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट हम आते हैं, इफ इट इज एक्सोथर्मिक। अब एक्सो का मीनिंग क्या होता है, एक्सो, एक्सो मीनिंग ये मान लो कि एग्जिट, एक्सो मीन्स एग्जिट, और एग्जिट से क्या मीनिंग बना हमारे पास, बाहर, और टेम्परेचर तो पता ही है, हीट। अगर हीट बाहर निकल रही है, कोई ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हीट बाहर रिलीज हो रही है, तो वो कैसा प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक। ये हम बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक की। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, हीट तो उस प्रोसेस की बाहर आ रही है निकल के, हमने और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हीट और बाहर आने लग गई। जैसे जैसे हीट बाहर आने लगेगी वैसे वैसे मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे हीट बाहर आने लगेगी और उसकी सॉल्युबिलिटी डाउन जाने लगती है, वो ज्यादा अच्छे से वहां पर सॉल्युबिलिटी नहीं होती। तो यहां पर इस केस में सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, डाउन होगी, डिक्रीज हो जाती है। और कब, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। क्लियर, if the process it is exothermic, the solubility decreases with the increase in temperature, टेम्परेचर बढ़ने से solubility डाउन हो जाती है। नेक्स्ट, solubility of a solid, solubility of solid liquid does not significantly depends upon pressure। जो सॉलिड होता है, हमारी सॉलिबिलिटी होती है सॉलिड की लिक्विड के अंदर, वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि लिक्विड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व होने कैसे होता है, उसकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, किस किस चीजों पर वो डिपेंड करता है। अब हमें देखना है कि गैस लिक्विड के अंदर जब डिसॉल्व होता है तो वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यही है हमारे पास चीजें, हमारे पास फैक्टर क्या आता है कि इसके अंदर क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, मैनी गैसेस डिसॉल्व इन वाटर, बहुत सारे गैस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ऑक्सीजन डिसॉल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर एंड प्ले अ वाइटल रोल फॉर सस्टेनिंग द एक्वेटिक लाइफ। क्या बोला गया है कि बहुत सारे गैसेस, मैनी गैसेस डिसॉल्व इन वाटर, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ऑक्सीजन डिसॉल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, लेकिन ऑक्सीजन पानी के अंदर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में डिसॉल्व होता है, बहुत अच्छे से वो वहां पर डिसॉल्व नहीं होता। आगे क्या बोला गया है, एंड इट प्लेज अ वाइटल रोल, इट प्लेज अ वाइटल रोल फॉर सस्टेनिंग द एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक का मीनिंग होता है पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, तो पानी के अंदर रहने वाले जितने, और वाइटल का मीनिंग क्या है, वाइटल का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट। पानी के अंदर वो जो बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है पानी के अंदर, वो पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या बोला गया, देखिए, ऑक्सीजन डिसॉल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर
and plays a vital role for sustaining the aquatic life. Solubility of gas in liquid depends upon, अब हम आगे क्या देखना है कि जो solubility होती है गैस की इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे प्रेशर की, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला गया यहां पर कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, कि प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन एक ही चीज आती है, वो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। आगे क्या बोला गया है, ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया है बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट वाज गिवन बाय किसने, हेनरी साहब ने ये दिया, नोन एज हेनरीज लॉ। हमने क्या बोला कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर, और ये जो हमें पूरा एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया किसके बीच में, प्रेशर के बीच में एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बीच में, ये दिया था हमें हेनरी साहब ने, और इसीलिए हम इस लॉ को क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ। एक बार और देखिए यहां पर, द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी इज नोन एज गिवन बाय हेनरी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेनरीज लॉ। आगे क्या है, अब हमें हेनरी के लॉ को अच्छे से देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता भी यहां से, बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये क्या बोलता है हमसे, हेनरी का लॉ, हेनरी लॉ हमसे ये कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेस, रो से डिनोट या पी से डिनोट करते हैं जिसको, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी एक ही बात है यहां पर दोनों। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, भाई यही तो बोला उसने हमसे क्वेश्चन के लॉ के अंदर कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। अब देखिए यहां पर कैसे होगा, अब यह है हमारे पास, यहां हम इसका पूरा डेरिवेशन करेंगे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब हम क्या करना है, ये प्रोपोर्शनलिटी का हमें साइन हटाना है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमें इक्वल टू का साइन लाना है, तो हमें यहां पर कोई कांस्टेंट लगाना होगा, तो यहां पर आता है हमारे पास कांस्टेंट, इक्वल टू हमने लगा दिया, एक कांस्टेंट आता है के एच, और यहां हमने लिख दिया ये सॉल्युबिलिटी, ये बनता है हमारे पास हेनरीज लॉ का फॉर्मूला। और ये के एच क्या है, ये के एच क्या है हमारे पास, के एच है हेनरीज कांस्टेंट, जो हमने यहां पर कांस्टेंट यूज किया है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक, ये हुआ हमारे पास हेनरी का पूरा लॉ। क्लियर। नेक्स्ट, जो हमारे पास हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, ये क्या कहता है, ये किस किस तरीके से चीजों पर डिपेंड करता है, या चीजें इस पर डिपेंड करती है। क्या बोला गया, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज, जो अलग अलग गैसेस है, ये के यहां पर कैपिटल नहीं होगा, के एच ऐसे लिखते हैं इसको स्मॉल में, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम होगा लेकिन अलग अलग गैसेस की अलग अलग केएच वैल्यू होगी। जैसे CO2 का केएच अलग वैल्यू अलग होगी, ऑक्सीजन की अलग होगी, नाइट्रोजन की अलग होगी, हीलियम की अलग होगी, हर गैस की अलग अलग केएच वैल्यू होती है हमारे पास। सेकंड पॉइंट क्या बोला गया इसके अंदर, केएच इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस मतलब केएच वैल्यू से हमें गैस के नेचर का पता चलता है कि ये फंक्शन इसी चीज का है कि गैस का नेचर क्या है। आगे क्या है, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन दैट हायर द वैल्यू ऑफ केएच एट गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। हायर द वैल्यू ऑफ केएच लोअर द सॉल्युबिलिटी, मतलब जितना ज्यादा केएच की वैल्यू बढ़ेगी, और क्या बोला गया है, एट गिवन प्रेशर, हमने प्रेशर को चेंज नहीं किया,
जितनी ज्यादा के एच की वैल्यू बढ़ेगी उतना ही सॉलिबिलिटी कम होगी, यही बोला गया। लोअर इज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, ये कैसे होता है ये भी देखते हैं हम आगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि P इज इक्वल टू बी के एच इंटू सॉलिबिलिटी। ठीक, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि के एच इज इक्वल टू बी, के एच इज इक्वल टू बी प्रेशर अपॉन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? और अगर मैं इसका यहां से रिश्ता निकाल दूं तो इसका रिश्ता कैसे आता है, एक मिनट रुकिए, इसका रिश्ता आता है हमारे पास, इसका रिश्ता हमारे पास कैसे है, ये है, इसका रिश्ता आता है हमारे पास, ये है P इज, दोबारा से लिखता हूं, के एच इज इक्वल टू बी, ये बना P अपॉन और X। क्या अगर मैं इसका रिश्ता देखूं, क्या ये ऐसे बना, के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी या फिर मोल फ्रैक्शन? के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब उसका उल्टा रिश्ता है। अब उल्टे रिश्ते से क्या होगा, अगर के एच की वैल्यू बढ़ेगी, अगर के एच की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी डाउन होगी। उल्टा रिश्ता ये तो कहता है अगर के एच बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डाउन होगी या मोल फ्रैक्शन कम होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। KH values for gases increases with the increase in temperature, increases with the increase in temperature, indicating that the solubility of the gas increases with the decrease of temperature। इससे हमें क्या पता चला कि KH जो वैल्यू है गैसेस के लिए वो बढ़ जाती है with the rise in temperature, indicating that, और ये हमें ये दर्शाती है that the solubility of gas increases with the डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर सॉलिबिलिटी बढ़ती है गैस की तो वो कब होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, मतलब रिश्ता उल्टा है। देखिए कुछ ऐसे होगा हमारे पास हिसाब, फिर से वही वाली चीज है, यहां पर ये हमारे पास के एच की वैल्यू का रिश्ता कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉलिबिलिटी से। और यहां पर पहली लाइन में क्या बोला गया, देखिए ध्यान से, के एच वैल्यूज फॉर गैसेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो के एच की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा के एच वैल्यू के। अब हमारे पास यहां से क्या सॉल्यूशन निकला, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक, तो के एच की वैल्यू बढ़ेगी, और के एच की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है। तो रिश्ता उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, यही तो बताया उसने हमें, इंडिकेटिंग दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सॉल्युबिलिटी डाउन जाती है, अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है तो टेम्परेचर डाउन, कैसे भी कह सकते हो, या अगर हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर डाउन, अगर हम टेम्परेचर से ही डिपेंड कर रहे हैं सारा, यहां पर अगर टेम्परेचर डाउन जाता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ेगी, देखिए यहां पर क्या हुआ, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो के एच की वैल्यू कैसी होगी, डिक्रीज होगी। अब के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है किसके साथ, एक्स के साथ या सॉल्युबिलिटी के साथ। तो हमें क्या पता चला ऐसे केस में कि सॉल्युबिलिटी यहां पर बढ़ जाती है, सॉल्युबिलिटी यहां पर इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के कौन कौन से एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है। पहला एप्लीकेशन, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। हमें गैस जो सोडा वाटर के अंदर हाई प्रेशर से CO2 को उस पानी के अंदर, सोडा वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के लिए उसको हाई प्रेशर से बंद किया जाता है, सील किया जाता है। उससे क्या होगा, प्रेशर हाई होगा, जब प्रेशर हाई होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है CO2 गैस की वाटर के अंदर। तो अगर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है हमारे पास, एट हायर एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस।
हायर एल्टीट्यूड, ऊंचे पहाड़ों पर अगर हम बात करते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होगा, देन दैट एट द ग्राउंड लेवल के रेस्पेक्ट में दिस लीड्स टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट अ हाई एल्टीट्यूड, जिसकी वजह से जो हाई एल्टीट्यूड पर लोग जाते हैं रहते हैं उनकी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन डाउन रहने लगती है। लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज सिम्टम्स ऑफ एनॉक्सिया, जिसकी वजह से उनको एनॉक्सिया के सिम्टम आने लगते हैं, ब्लड की ऑक्सीजन की कमी वाले। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू अवॉइड बेंड्स इन स्क्यूबा डाइवर्स, एयर इज डाइल्यूटेड विद हीलियम। जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं उनके जो गैस के या ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं उसका हीलियम को मिक्स किया जाता है, ताकि क्योंकि हमारे पास यहाँ पर उनके अंदर बैंड्स की प्रॉब्लम आने लगती है। ये आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से यहाँ तक ये समझ में आ गई होगी। हमने हेनरीज सॉलिबिलिटी को देख लिया, हेनरीज लॉ को देख लिया, हेनरीज लॉ के हमने एप्लीकेशन को देख लिया। ठीक, तो इतना आप लोग अच्छे से यहाँ पर देखिए इस लेक्चर को भी, क्योंकि यहाँ पर हमने हेनरी लॉ क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर हेनरीज लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पास इससे रिलेटेड हो सकते हैं और किस तरीके से हम उनको सॉल्व करेंगे या कैसे सॉल्व हमें करना चाहिए। ठीक, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।